हेलो स्टूडेंट्स, आ गया फिर मैं एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने। जैसे कि अभी तक प्रैक्टिस हमारी चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हम लोगों ने अभी तक, है ना, कुछ रे ऑप्टिक्स के लेक्चर देख लिए, कुछ चॉप्स वगैरह के देख लिए। उसी सीरीज में, प्रैक्टिस सीरीज के अंदर मैं आज आपके लिए फिजिक्स के अंदर के सारे ग्राफ्स लेकर आया हूं, टोटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डायग्राम ही उठा लिए वहां से आपके, ताकि आपको बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन ना हो कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, वैसे भी तुम्हें पता ही है कि इस बार जो चेकिंग हो रही है वो ओएसएम मेथड से हो रही है, पता है ना आपको, जो डिजिटल चेकिंग होती है ना, उस तरीके से होगी। तो वैसे भी आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो दिमाग में अगर प्योर रेफरेंसेस रहते हैं ना, तो डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बनता है। वरना क्या होता है, बच्चा सोचता है, फिर अपनी तरह से सोचता है, रफ डायग्राम बना देता है। नहीं, प्रॉपर डायग्राम, है ना, बहुत अच्छे से स्केलिंग करते हुए प्रॉपर में बनाना होगा। तो मैं आपको दोनों ही चीजें कराने वाला हूं, पार्ट 1 का भी, पार्ट 2 का भी, दोनों के सारे ग्राफ ले लूंगा। कंसेप्ट भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या चीज है, सारे ग्राफ, ऑल ग्राफ कवर्ड। इसके आगे ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, सारे ग्राफ कवर करेंगे हम आज। ठीक है, और क्या है फिजिक्स के अंदर, क्या पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दोनों से ले लेंगे हम लोग। एनसीईआरटी इमेजेस ले लिए, जहां से ले सकते थे हम लोग, है ना, वहां से एनसीईआरटी की इमेज ले लिए, कुछ अपनी तरफ से भी ड्रॉ करें। फिर उसके बाद ग्राफ प्लस कंसेप्ट भी रखेंगे, ग्राफ भी रखेंगे, कंसेप्ट भी रखेंगे। तो एक बार आप इसको देख रहे होगे तो आपका थॉरली पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा। तो आपको बस अच्छे से बैठकर देखना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसको लिखते हुए चले जाना है नोट्स के अंदर। ठीक है, ग्राफ को देख लो कैसे करते हैं हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं, है ना, ग्राफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। आप देखो यार, ये पहला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की वजह से हमारा जो है ना, ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद ही होंगे, है ना। तो मैं दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस आर का बना रखा है हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस आर का ग्राफ कैसा, ऐसा एक बन रहा है ना हमारा, हाइपरबोला जैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। व्हाट डज ये क्या इंडिकेट करता है कि ई जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, आर स्क्वायर के। तो यानी कि जैसे जैसे ग्राफ चलता जाता है, इधर देख रहे हो, जैसे जैसे मैं यहां से डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं यहां से क्या बढ़ाता जा रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। सेम इसी के हिसाब से अगर आप देखो, सेम इसी के हिसाब से अगर आप देखो, तो क्या है हमारा ये, तो इसका जो होता है v, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो तुम देखो यहां से फॉर्मूला भी लिख दिया है हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए, क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो तुम्हें दिख रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। V इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, के क्यू बाय आर। तो आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैं यहां से एक चीज पूछ सकता हूं आपसे, या कोई पेपर में सीबीएसई के अंदर भी कोई क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बच्चों अगर मैंने दोनों ग्राफ को क्लब कर दिया, लेट से दोनों को मैं क्लब कर देता हूं, ठीक है, आपके लिए ग्राफ दोनों को क्लब कर देता हूं। अब मुझे बताओ, मैंने लिख दिया ई, इधर भी वी लिख दिया इधर, और ए इधर लिख दिया, एक ई आ गया इधर, एक वी आ गया, सॉरी मैं मैं तो बता ही रहा हूं, इसके अंदर क्या आ गया, ये आर आ गया। अब तुम्हें पहचानना है कि विच वन इज ई और विच वन इज वी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन डिनोट कर रहा है और पोटेंशियल को कौन डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो अब आप देखो तो यार, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फंक्शन, और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फंक्शन। यानी अगर मैंने दो टाइम आर को दो गुना कर दिया तो ये 2 टाइम्स कम हो जाएगा, लेकिन वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, स्क्वायर फंक्शन है। इसको 3 टाइम किया तो 3 टाइम ही कम होगा, इसको 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स कम होगा। तो इसका स्लोप जो है और स्टीपर हो जाता है, यानी बहुत तेजी से घटता है। तो इसलिए इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ये वाला ई होगा और ये वाला वी होगा, है ना, ज्यादा घट रहा है, ज्यादा नीचे आ गया, है ना, और वो थोड़ा कम आ रहा है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर देखोगे तो, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी आर पॉइंट पे आके देख लो, इस पर ये ज्यादा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो जो ज्यादा नीचे है वही ई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई। आपको इससे फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, ये फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे, और साथ में आपको ग्राफ भी मिलता चला जाएगा कंपैरिजन के लिए। ऑल राइट, ये पहले चैप्टर से अपना ग्राफ था, बहुत अच्छा ग्राफ है, आपको आना चाहिए। आओ भाई देखो, ये भी पहले चैप्टर से हमारा ग्राफ है। एक मान लेते हैं कि कोई सरफेस पे है मेरा, क्या पॉजिटिवली चार्ज, है ना, बॉडी है हमारे पास, पूरा पॉजिटिव चार्ज सरफेस ऊपर फैला हुआ है। आपको पता ही है, हम ऐसे सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं जो क्लोज बॉडी के अंदर होती है ना। और इसके ग्राफ में देखो आप क्या बन रहा है ग्राफ, हमने क्या किया है, ई का ग्राफ बनाया है वर्सेस किसके बच्चे, आर के हिसाब से बनाया है। तो तुम्हें पता है ना, अगर ये हॉलो है, ये हॉलो है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो जहां तक इसका रेडियस है, लेट से ये रेडियस है, तो इस रेडियस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना शुरू होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आर वर्सेस ई वाला, वो कब आ रहा है? जब आप सरफेस से बाहर जा रहे हैं। सरफेस के अंदर, अंदर क्यों जीरो है? कंसेप्ट भाई समझा दो भाई, किसी बच्चे को याद आ जाए तो। आपको पता ही है कि अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है तो हम क्या बोल देंगे यहां पर? देयर इज नो चार्ज, है ना, इनसाइड हॉलो स्फीयर। इसीलिए अगर चार्ज नहीं है तो बच्चे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। और सरफेस के बाद में फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता हुआ जा रहा है, फिर डिस्टेंस आगे जाता जाएगा और फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो मेजर कंसेप्ट क्या है यहां पर? कि ये इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। मेजर कंसेप्ट ये है इसका, ठीक है। आई होप आपकी बात समझ में आ रही है ना। साथ में अब देखो, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया है। अब ये मैंने पहले पिछला ई का बताया, अब अगले वाला वी का बता रहा हूं मैं यहां पर। इस वी वाले में देखो बच्चे, यहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं है, ये पोटेंशियल कांस्टेंट है। यहां तक देखो, यहां तक आ रहा है पोटेंशियल, कुछ आ रहा है, और उसके बाद फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जा रहा है। यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूं यहां से कि ये जो वी है, दिस वी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर में जीरो था, लेकिन इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इसमें पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। आपको याद होगा हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ग्राफ के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी रिवाइज होएगा। आप देखोगे बहुत अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से ग्राफ रिवाइज हो जाएगा, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं बात कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाता था? पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे, E इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा V बाय डेल्टा R, डेल्टा V बाय डेल्टा R। यू मे ऑल्सो राइट लाइक दिस dV बाय dr, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, पर एवरेज लेंगे तो हमारे पास ही आ जाता है। तो बच्चे अगर मुझे बताओ, मैं डेल्टा V की बात करूं तो माइनस का E डेल्टा R हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं डेल्टा V इज इक्वल्स टू, ये E जीरो कर दे रहा हूं मैं यहां पर, है ना, इनटू में यहां पर तो सारा जीरो हो जाएगा। तो सर ये जो डेल्टा V है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा V का मतलब चेंज होता है, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो, यानी V2 इज इक्वल्स टू V1। इसीलिए बच्चे V क्या हो चुका है यहां पर? कांस्टेंट। इसीलिए V कांस्टेंट होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पर V कितना है? कांस्टेंट, जीरो नहीं होगा। ध्यान सुन लेना, V कांस्टेंट है और डेल्टा V जीरो है, लेकिन है डेल्टा V तो जीरो ही है, बट V कांस्टेंट है। फाइनल में इसे इनिशियल लेस करोगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है V2 इज इक्वल्स टू V1। सही बात है। तो ग्राफ में एक बात ध्यान रख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं कंसेप्ट के अंदर, कि भाई बताओ कि पोटेंशियल की सरफेस पर, हमारे सरफेस के पोटेंशियल मैंने 2 वोल्ट दे दिया, लेट से 2 वोल्ट है, कोई बोले बताओ इसके अंदर कितना वोल्ट होगा, तो आंसर 2 वोल्ट होगा, अंदर 2 ही होगा, कांस्टेंट ही रहता है, अंदर की तरफ पूरा कांस्टेंट रहता है। ये फॉर्मूला रहेगा आपके ध्यान से, ठीक है। बढ़िया है ना, ग्राफ के साथ साथ कंसेप्ट भी होता जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, अब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है, V वर्सेस I का ग्राफ है। सबको पता है V वर्सेस I ग्राफ, कौन नहीं जानता, है ना, सब जानते हैं कि स्लोप होता है हमारा, स्लोप ऑफ द लाइन अगर निकालोगे इसका स्लोप, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया बताओ यहाँ पर? V बाई R, और वही हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। यानी जो स्लोप है ना, स्लोप इस ग्राफ का, दिस इज डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, दिस इज कॉल्ड tan थीटा, और tan थीटा ही तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, बहुत बढ़िया। अच्छा यार ये देखो, ये इससे ज्यादा बढ़िया पॉइंट हमारे लिए ये वाला है, ये कुछ बता रहा है आपको। क्या बता रहा है? सुनो, कि V और ये I है, जब भी हम ये ग्राफ बना रहे होते हैं तो एक चीज ओम्स लॉ के अंदर ध्यान रखने वाली बात होती है कि टेम्परेचर को हम लोग ना कांस्टेंट पे ही देख रहे होते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देखा जाता है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा ना तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सबको पता है कि जैसे कंडक्टर के अंदर में टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर बढ़ेगी, जो इसका रिलैक्सेशन टाइम है वो आपको पता है क्यों बढ़ने लगेगा, घटने लगेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टक्कर खाएंगे, वो जल्दी टक्कर खाएंगे, जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इसकी वजह से। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके ही ये ग्राफ बनाया गया है। अब यहां देखो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे बना रहा है। एक देख सकते हो कि T1 पर है, एक T2 पर है। ये θ1 हो गया, θ2 स्लोप दिखाता है, θ1 θ2। तो मैं दिख रहा है θ1 का स्लोप थोड़ा ज्यादा है, θ2 का स्लोप थोड़ा कम है। तो हमें साफ दिख रहा है कि tan θ1 थोड़ा ज्यादा है, tan θ2 छोटा है ना। स्लोप ऊपर बढ़ा है, ये छोटा है। तो अगर स्लोप है तो तुम्हें बताया था मैंने भी, स्लोप ही रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब R1 ज्यादा होगा R2 से। और अभी भी मैंने बताया कि अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो यानी कि टेम्परेचर जो है ना इंक्रीजेस, है ना। टेम्परेचर को अगर तुमने इंक्रीज किया है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो देखो किसका स्लोप ज्यादा है, इस वाले का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। स्लोप ज्यादा मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका टेम्परेचर भी ज्यादा। इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि बताओ, ग्राफ बना देंगे, बोलेंगे बताओ T1 T2 में से कौन ज्यादा है ना। T1 T2 में से कौन सा ज्यादा है, ये बात का ध्यान रखना। कई बार उल्टा भी कर देते हैं, V को नीचे कर देते हैं, I को नीचे कर देते हैं, स्लोप फिर रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो ये ग्राफ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी देख लिया, यहां साइड वाला भी देखना पड़ता है कि क्या दिया गया है ना। अगर तुम्हारे पास मैंने ग्राफ में इतना छोटा चेंज कर दिया होता ना, यहाँ I कर दिया होता, यहाँ V कर दिया होता, फिर मैं स्लोप लेके चलता, तो तुम्हें पता ना स्लोप तो पलट गया। तो फिर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, स्लोप के हो जाता है, अगर तुमने ये ऐसा कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलो, ये भी देखो, ये बड़ा अच्छा वाला भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर मैं बता रहा हूं इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यार ये ग्राफ, अजीब सा ग्राफ देखो। पूरा एनसीईआरटी से उठा लिया हमने कट करके। फिगर नंबर देख लो, साथ साथ लिखा 3.7 मिल जाएगा आपकी बुक में। वेरिएशन ऑफ द करंट वर्सेस वोल्टेज, GAAS लिखा हुआ है ना, GAAS, इसका मतलब क्या है बच्चे, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम, ठीक है ना, आर्सेनाइड, ये एक अलॉय है, इनके मिक्स करके इनको बनाया गया है। तो ग्राफ देख सकते हो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना, कर्व बन के जा रहा है। तुमको पता है ये ओम्स लॉ जो होता है वो किसी अलॉय के लिए, है ना, सही से काम नहीं करता। आपका सेमीकंडक्टर के लिए प्रॉपरली काम नहीं करता, है ना। उसकी नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं उनको, है ना। डायोड हो गया, उसके लिए काम नहीं करता प्रॉपरली। तो इन सब चीजों के लिए अलग ग्राफ बनते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बना के दिखाया गया है, करंट वर्सेस वोल्टेज का, और कुछ ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहां से थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा ऐसे स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है, फिर ये ग्राफ ऐसे कर्व्ड हो गया, फिर देखो डाउनवर्ड कर्व आ रहा है, फिर ये अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला देखो, नॉन लीनियर रीजन है। यस, ये कैसा था, लीनियर था। ये कैसा था, नॉन लीनियर। ये भी कैसा है, नॉन लीनियर ही है, पर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि तुम्हें पता ही है स्लोप कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। मेजर थीटा बन जाएगा, है ना। यहाँ पे स्मॉल थीटा बनेंगे। यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो थीटा जो आप देख रहे हो, थीटा ग्रेटर देन हमारा 90 डिग्री आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा, तो स्लोप तो नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस भी नेगेटिव है। तो पेपर में क्या बोल देंगे आपके, ऐसे बना देंगे। देख मैं बताता हूँ, सवाल बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे ले, है ना। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, ठीक है, फिर थोड़ा और ऐसे नीचे करके ऐसे गया। तो मैं तुमसे पूछ सकता हूं, बताओ कौन से रीजन के अंदर, लेट से ABC, कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है, कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो ये ABC तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर ये BC रीजन है ना। पूरा यहां से टॉप से, हालांकि यहां से लेकर यहां तक पूरे में स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप आएगा तो रेजिस्टेंस भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो बच्चे क्या सोच लेते हैं, सर रेजिस्टेंस नेगेटिव, हाँ हो सकता है, स्लोप वाइज देखा जाए तो कन्वेंशन की तरह से हम लेके चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला रखना, लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस जोन। पेपर में पूछ सकते हैं, ग्राफ बना के दे देंगे वो लोग, और पूछ सकते हैं, ग्राफ बना देंगे, फिर आपसे पूछेंगे। और ये लो भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। रो का ग्राफ बनाया गया है किसके साथ, टी के साथ। रो का ग्राफ बनाया गया है किसके साथ, टी के साथ। थोड़ा कलर ब्लैक ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। रो वर्सेस टी का ग्राफ, ये भी रो वर्सेस टी का ग्राफ, रो वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, क्या क्या लिया है देख लो। रेजिस्टिविटी लिया हमने कॉपर का, कॉपर मतलब क्या होता है भाई, मेटल होता है, मेटल ले लिया, मेटल।
मेटल ले लिया, कंडक्टर ले लिया, ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। पहले लगातार क्या हो रहा है, देखो देखो, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, 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 धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटल के लिए आप देखोगे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो मैं याद है रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना, इसके न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। अच्छा ये देखो यार, यहाँ पर क्या है, अब ने नाइक्रोम ले लिया। नाइक्रोम क्या चीज है, नाइक्रोम लिखा हुआ है यहाँ पर, कई बच्चे सोचते हैं नाइक्रोम क्या है। नाइक्रोम कुछ नहीं है, एलॉय है यार, निकिल क्रोमियम इन सबसे मिला के एलॉय बनाया जाता है। इसमें देख सकते हो कि ग्राफ थोड़ा ऊंचे से जा रहा है, देखो स्ट्रेट भी जा रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर एकदम से शार्प बढ़ जाता है। इसमें लगातार यूनिफॉर्मली लगातार बढ़े ही जा रहा है, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। रेजिस्टिविटी बढ़ने से आपको पता ही है ना कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा कम होने लगता है, तो अलॉय में उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। जबकि तुम देखो यार, ये जो मैंने लिया है रेजिस्टिविटी किसका, सेमीकंडक्टर का ले लिया है। ये सेमीकंडक्टर का लिया है, जैसे सिलिकॉन ले लिया, समझ लो सिलिकॉन का ले लिया, है ना, है ना, सिलिकॉन का ले लिया। तो यार देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक ऐसा आ रहा है जो इनवर्सली चल रहा है। बाकी सब देखो एक तरह से बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी घट रही है। तीनों इंपॉर्टेंट है, एक मेटल के लिए है, एक अलॉय के लिए है, ठीक है ना, और एक आपका हमारा सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए लिया। इसमें ऐसा क्या होने लग गया, सबको पता है इसमें कोलिजन बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है इसके अंदर, कोई बोले क्या बढ़ रहा है, तो बोलना कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है बताओ, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। रिलैक्सेशन टाइम घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, रिलैक्स नहीं कर पा रहा बेचारा, टक्कर ही टक्कर लग रही है, टक्कर ही टक्कर लग रही है ना, टाउ इसका घटने लग रहा है। जबकि तुम देखो इस वाले में क्या हो रहा है, ये तो भाई साहब टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना के चारों तरफ से बैठा रहता है, इसलिए जब मैं हीट करता हूं तो ये बॉन्ड टूटने लगता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर व्हेन वी हीट द बॉडी और सेमीकंडक्टर, इट ब्रेक द सम कोवलेंट बॉन्ड्स, कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। On breaking the covalent bond, some electron get free and increase the conductivity. So that's why it is due to the conductivity of the free electrons after breaking the bond. All right, जबकि इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड तोड़ के नहीं आते, इसमें बैठे रहते पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड होते हैं। इसमें कोवलेंट बॉन्ड से तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के बना रहे होते हैं, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एक और ग्राफ देख लो, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। कैसा बनाया, V वर्सेस I। V का मतलब याद होगा आपको, V माने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E का मतलब आपका EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और कोई बोले EMF क्या होता है, तो बोलना क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट या थ्रू जो हमारा मटेरियल है, एक सर्किट भी हो सकता है। तो जो इसमें जो हमारे पास होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चे, इसको मैं इस यहां पर लिख देता हूं, थ्रू कंडक्टर ही लिख देता हूं, या कोई सर्किट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं यहां पर ये जो चीज ले ली हमने, यहां पर ग्राफ देख सकते हो मैंने ऐसा बना रखा है। इसका मेन फॉर्मूला आपको याद होगा, V माइनस का V इक्वल्स टू E माइनस का IR होता है। R का क्या मतलब होता था, याद है, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या हो गया आपका, करंट हो गया, ये क्या हो गया, EMF हो गया, और तुम्हें पता ही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसको ऐसे समझ लू, Y इक्वल टू mx प्लस C के हिसाब से कंपेयर करूं, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, Y एक्सिस पर E है और X एक्सिस पे I है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इस वाली चीज को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। नहीं, Y पे सॉरी V है और यहाँ पर करंट है, तो ये तो है ही मेरे पास यहाँ पर करंट का फॉर्मूला यहाँ पर। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो देखो V इक्वल्स टू IR प्लस का ऐसे, इसको E ऐसे लिख देता हूं। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से mx के हिसाब से देखा जाए तो ये mx है, तो स्लोप क्या आ रहा है इसका बताओ,
स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है ना, इसीलिए आपका ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और जो इसका y इंटरसेप्ट प्लस ई है, तो इसलिए इसका इंटरसेप्ट यहां पर आ गया, देखो ई से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे घटते 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 एक लास्ट पे आके जीरो हो रहा है। तो ये वाला एक ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे, v वर्सेस i का ग्राफ है ना, इससे बना दिया, स्ट्रेट इक्वेशन से कंपेयर करके हमने इसको बनाया है। आजकल इसमें न्यूमेरिकल भी खूब आ रहा है, क्या कर देंगे वो लोग, बोल देंगे कि भाई इतने इतने वोल्टेज के ऊपर इतना करंट आ रहा है, अगले दूसरा केस अगर मैंने वोल्टेज चेंज कर दिया तो इतना करंट आ रहा है, तो इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अच्छे से। अच्छा, अगर ये बॉडी जो है डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अगला देखो, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का ग्राफ है। एम्पियर सर्किटल लॉ के ग्राफ के अंदर आपको याद होगा, एक वायर का कंडक्टर हम ले लेते हैं, वायर का है ना, क्रॉस सेक्शनल वायर ले लिया, इसका हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट लेके चलते हैं, जैसे कि एक पॉइंट अंदर ले लिया, एक सरफेस पे ले लिया, एक बाहर ले लिया, लेट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे ले लिया। तो अगर तुम अंदर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर आर, तो यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर तुम सरफेस और उसके बाहर चले गए तो फॉर्मूला लगता है म्यू नॉट इक्वल्स टू आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसीलिए ग्राफ लगातार यहां से लेकर जब जब आ रहे हो, कहां से लेकर कहां तक आ रहे हो, कंडक्टर के सेंटर से, ये कंडक्टर का सेंटर है, यहां से लेकर सरफेस तक आ रहे हो तो लगातार बढ़ेगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन सरफेस से बाहर जाओगे तो घटने लगेगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकली बना के दिए गए कंसेप्चुअल वाले, तो वो क्वेश्चन भी देख लेना। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है कि किसी मेटल कंडक्टर के ले लिया और उसके अंदर से लेकर, यानी इसके सेंटर से लेकर यहां बाहर तक आते वक्त, है ना, इसको हम आर लेस देन ए कह देंगे, यहाँ हम लोग आर इक्वल्स टू आर कह देंगे, यहाँ आर इक्वल्स टू हमारा या आर ग्रेटर देन ए कह देंगे, है ना, ए माने रेडियस है, यहाँ पर रेडियस। तो इस तरीके से आप एक इनर सर्कल आउटर सर्कल ऐसे बना देते हैं हम लोग, है ना, याद आ रहा है, ये याद आ रहा होगा। मैं तो अगर तुम्हें चाहो तो तुम्हारे लिए मैं एक ये वाला डायग्राम भी याद रिमाइंडर दे दूं, ऐसे नहीं बनाते थे हम लोग, फिर एक पॉइंट ले लेते थे, है ना, इस पे पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट पी, तो यहाँ से एक सर्कल बना लिया, फिर एक सरफेस पे ले लिया तो एक यहाँ से बना लिया, फिर एक बाहर ले लेते थे तो ऐसे बना लिया, इसको हम लोग बोलते थे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, ये ग्राफ आप याद कर लेना, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। आगे देखो, ये देखो भाई, ये तुम्हारा मैग्नेटिज्म मैटर का ग्राफ है, इसके लिए ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें, मेरे ख्याल में आप इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। क्या है भाई, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका काई, काई माने क्या है भाई, ये काई सिंबल है, ये इसका मतलब होता है पता है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, कितना अच्छा मैग्नेट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में देखोगे तो मैंने क्या किया है, ये काई एम वर्सेस टी का ग्राफ है ना, इसमें क्या है, टी की पावर 0 है, यानी ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे की तरफ से जा रहा है, देखो नेगेटिव पॉइंट है ये, तो काई इसका कैसा रहता है, नेगेटिव रहेगा, और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर से इसको कोई असर नहीं पड़ता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डायामैग्नेटिक इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऑलराइट, इसका काई जो होगा वो नेगेटिव होगा, काई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ चल रहा है, आपको दिख रहा है, काई की वैल्यू छोटी रहेगी पर पॉजिटिव रहेगी, छोटी रहेगी पर पॉजिटिव रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना, जैसे कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी, मतलब उसकी मैग्नेटिक नेचर कम होने लगता है, और इसको क्यूरी लॉ भी कहते हैं, क्यूरी लॉ भी कहते हैं। सेम ऐसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लगभग वैसा ही होता है, बस इसकी वैल्यू काई की बहुत ज्यादा लार्ज आती है, पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और ये टी माइनस का टी से ये क्यूरी टेम्परेचर होता है ना, क्यूरी विस लॉ बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्यूरी विस लॉ बोलते हैं, बस ऐसे ही फॉर्मूला ध्यान रख लेना, एक ग्राफ याद रखना। देखो पैरा और फेरो का लगभग ग्राफ एक जैसा ही है ना, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू में रहता है और वो थोड़ा अलग है, नेगेटिव में रहता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे कि अ मटेरियल व्हिच हैज -2 पॉइंट समथिंग ससेप्टेबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज दिस,
तो नेगेटिव से समझना, वहां वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। नेगेटिव समझ गए हम लोग कि वो क्या चीज है, वो डायामैग्नेटिक है। और अगर कम पॉजिटिव है, थोड़ा छोटा पॉजिटिव तो पैरा, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो फिर वो हमारा आ जाता है क्या चीज, फेरो मैग्नेटिक। अब देखो एक एसी सिलेंडर का ग्राफ है, एसी सिलेंडर का ग्राफ है हमारे पास, ये वाला ग्राफ तुमको पता ही है, ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट में ये ऐसे ग्राफ गया, ऑल्टरनेट में जा रहा है, ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, दोनों फेज में चलता है ना। तुम देख रहे हो कि 180 डिग्री के रोटेशन के बाद, यहां से देख रहे हो 180 डिग्री का रोटेशन है, 180 डिग्री के रोटेशन के बाद ग्राफ पलट जाता है, यहाँ पॉजिटिव से कहा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसको दिखा रखा है ना, एक प्लेन के अंदर, ये नॉर्थ मैग्नेट है, साउथ मैग्नेट है, इसमें मेरे पास मैग्नेटिक लूप है, वो पूरा रोटेशन करके दिखा रही है, ये फर्स्ट रोटेशन 90 डिग्री पर, फिर ये 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 360 डिग्री का रोटेशन। ग्राफ जब आएगा तो ये तो समझाने के रेफरेंस दिए गए, मेनली आपको ये वाला ग्राफ बना रहे, रोटेशन कहां से, 180 के बाद से रोटेशन शुरू हो जाएगा, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ देख लेना, सिंपल सा है, इसमें तो ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, ये ज्यादा कोई पूछता भी नहीं, ये बात देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आप देखोगे तो ये एसी चैप्टर से है हमारा, तो मैं याद होगा एलसीआर सर्किट है, एलसीआर क्या, सीरीज सर्किट है, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट लिया है हमने, उसमें सीरीज लिया है, ठीक है, सीरीज लिया है। अब इंपीडेंस निकाल रहे हैं, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सबको याद होगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, एक्सएल का फॉर्मूला 2 है ना, इसको हम ना ओमेगा एल भी लिख देते हैं, ओमेगा 2 पाई न्यू एल, इसको हम लोग 1 बाई ओमेगा सी भी लिख देते हैं। अगर कोई बोल दे कि भाई एक्स सी, ये रहा एक्स, एक्स सी, और कोई बोले कि भाई इसका जो ग्राफ है बना के दिखाओ, एक्स सी का किसके थ्रू बना के दिखाओ, भाई ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बना के दिखाओ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई बोले बता दो भाई एक्सएल का फ्रीक्वेंसी से बनाओ, एक्सएल का फ्रीक्वेंसी से बनाओ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा 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 सीधा, यानी एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दोनों ये वाले ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है ये ग्राफ, ये कह रहा है भाई पहले लगातार वैल्यू बढ़ती है, घटती है, सॉरी घटती जाती है, एक लेवल तक जाके मिनिमम होती है, फिर उसके बाद बढ़ने लगती है, ठीक है। जहां पर ये मिनिमम हो गया, जहां पर ये बिल्कुल मिनिमम हो गया, इस पॉइंट पे जो है हमारा z इक्वल्स टू आर हो जाता है, और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये पता ही है कि अगर मैं क्या कर दूं, इस वाले फॉर्मूले पे जाऊं और एक्सएल को एक्सी के बराबर कर दूं, ठीक है, यानी एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी कर दूं, ये वाला, तो ये वाला पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, अगर मैंने इसको बराबर कर दिया तो फिर z इक्वल्स टू आर आ जाएगा। तो यानी किसी सर्किट का जो मिनिमम रेजिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है एट रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट, दैट इज हियर। तो ये ग्राफ ऐसे याद रख लेना, जेड का फ्रीक्वेंसी के साथ है, पहले घटता है, फिर मिनिमम तक जाता है, फिर बढ़ने लगता है। आगे बढ़ो, ये क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ है, क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ क्या कहता है, क्वालिटी फैक्टर ग्राफ कहता है भाई देखो, है ना, ये हमारा क्या एम्पलीट्यूड है, करंट का एम्पलीट्यूड है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी ले रखी है। तो तुम देख सकते हो एक ग्राफ बिल्कुल ऐसे पीक करके ऐसे नीचे ऐसे आ रहा है, एक थोड़ा उसके नीचे है ना, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो नीचे है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो नीचे है, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ऊपर है। R1 थोड़ा ज्यादा होगा, R2 कम होगा, जितना कम रेजिस्टेंस रखोगे उतना पीक ले लेगा वो, और जितना वो पतला होता जाएगा, पीक होता जाएगा, उतना बढ़िया क्वालिटी फैक्टर आएगा। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, तो वो इसका मतलब उस पर सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, है ना, ऐसे में जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, पीक लेवल तक जाती है ना, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना पीक पे जाएगा, तो R2 कम होगा, R1 ज्यादा होगा। कई बार ऐसे पेपर में बोल देते बना के, देखो ऐसे बताते हैं, बताओ रेजोनेंस पे ही देखा जाता है, ये रेजोनेंस की बात है। मैं कह रहा हूं एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज R2, दिस इज R3, है ना, ये, और ये हमने रेजोनेंस पे लिया है। तो बता सकता है कोई बच्चा कि इसके अंदर से कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो सर R1 सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे नीचे है, फिर R2, और सबसे कम कौन है, R3। और करंट किसमें सबसे ज्यादा आ रहा होगा, करंट की वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है R1 ज्यादा है तो करंट सबसे कम होगा, फिर इसमें करंट थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा करंट होगा। क्वालिटी फैक्टर दोनों में से किसकी ज्यादा अच्छी होगी, अगर कोई बोले कि भाई बताना इसका क्वालिटी फैक्टर Q1, इसका क्वालिटी फैक्टर Q2, तो Q1 ज्यादा होगा किससे, Q2 से, जिसमें शार्पनेस बने, ऊपर जितना शार्प बने, है ना, उसकी क्वालिटी फैक्टर उतनी अच्छी होती है, उसके सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, है ना, सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं।
हमें तो ग्राफ डिस्कस करना है, तो ग्राफ आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस के बीच में है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कह लो, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट। आगे देखो, एक और ये हमारा प्रिज्म वाला ग्राफ है। प्रिज्म वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें भी लगातार वैल्यू पहले क्या होती है, कम होती है, फिर ये ऊपर तक जाती है। ये वाला जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर I इक्वल्स टू E हो जाता है, इसी पे तो आता है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये हम प्रिज्म के थ्रू निकालते थे, याद करो यार, है ना, याद करो, ऐसा प्रिज्म लेते थे, एक्सपेरिमेंट भी होता है इसके ऊपर। फिर लाइट रे ऐसे आती थी, फिर ऐसे लाइट रे डिवेट हो जाती थी। अगर मैं इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाता तो ये पीछे की तरफ ऐसे मिलती, इसको हम लोग कहते थे, अगर मिनिमम कर दूं तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर बनाते थे। तो ये जो डेल्टा एम होता था हमारा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला हमारा, है ना। या पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, याद है आपको, आई प्लस का ई माइनस का ए, है ना, ये वाला फॉर्मूला। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में हम क्या कर देते थे, इस वाली सिचुएशन के लिए I इक्वल्स टू E होता था और R1 R2 एक दूसरे के बराबर, तो A इक्वल्स टू 2R हो जाता था। तो ये वाला एक फॉर्मूला है ना, सब बच्चों को याद रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ग्राफ कई बार बनाने के लिए भी आता है, कई बार रीड करने के लिए आता है, ग्राफ रीड करो, है ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालो या वैल्यू निकालो। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंगल इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस का ए, ये फॉर्मूला याद रख लेना। मिनिमम डेविएशन कर दोगे तो बस I, अगर मिनिमम डेविएशन कर दोगे तो I इक्वल्स टू ई हो जाएगा और R1 R2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर A जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है ना, रिफ्रैक्शन 1, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2, है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल I, ये वाला एंगल E, ये वाला फॉर्मूला होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री से बना देते हैं हम लोग, है ना, ये एंगल A, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आगे चलो देखो जरा, ये वाला ग्राफ देख लो, YDSC वाला ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है, YDSC का ग्राफ है हमारा, है ना। इसमें क्या होता था, ये इंटेंसिटी कर्व बिल्कुल सेम बनती थी, याद रखना ये वाला। YDSC में इंटेंसिटी कैसी बनती है, सबकी सेम बनती है ना, इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, है ना, दोनों के लिए हमारा सेम रहता है। ये पाथ डिफरेंस का ग्राफ बना रखा है, तो इंटेंसिटी का ग्राफ बोले ना, इंटेंसिटी का ग्राफ बना दो पाथ डिफरेंस के साथ, तो फॉर्मूला ये रहेगा, द ग्राफ ये रहेगा। इंटेंसिटी सबकी सेम रहेगी, घटती बढ़ती नहीं है। इसमें डार्क और जो ब्राइट बनते हैं उनकी सबके लिए वैल्यू कैसी आती है, सेम ही आती है, इसकी सबकी वैल्यू ऐसी रहती है, सेम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये ग्राफ याद रखना YDSC का। अगला देखो, इसमें ही डिफ्रैक्शन का होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर ग्राफ में तुम देख सकते हो कि भाई इसकी इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल पे वो मैक्सिमा हो जाती है ना, बाकी धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसमें घटती है, सेंटर पे मैक्सिमम, बाकी धीरे धीरे घटेगी। देख रहे हो, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, फिर थोड़ी ब्राइटनेस कम हो गई, थोड़ी ब्राइटनेस और कम हो गई, थोड़ी ब्राइटनेस और कम हो गई, ये और कम हो गई, है ना। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये ग्राफ आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राफ जो होती है वो, है ना, जो ग्राफ इसका है आपका, बीच में मैक्सिमम, फिर इधर छोटे छोटे कम करते चले जाओ, इधर छोटे छोटे ऐसे कम करते चले जाओ, है ना। किसका, इंटेंसिटी का ग्राफ है पाथ डिफरेंस के साथ, किसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए। तो डिफ्रैक्शन का ग्राफ ये वाला, बीच में मैक्सिमम, फिर छोटा 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 छोटा। और इससे पिछला वाला में क्या था, इसमें सब बराबर बराबर बराबर, सबकी लेंथ बराबर बराबर बराबर, ठीक है, इंटेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सिंपल सा कंसेप्ट आ रहा है हमारा, क्या कह रहा है ये, कि फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो तुम्हें दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, इंटेंसिटी के। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट आएगा, याद रखना भाई साहब, है ना। क्या करता है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन तुमको पता है, अगर मैं बोलता कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से क्या लेना देना, तो फिर इंडिपेंडेंट है। ये याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
समझे? तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, यानी इंटेंसिटी किसको नहीं बढ़ा सकती? काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा सकती, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ा सकती। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ा सकती कौन? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इंटेंसिटी से क्या बढ़ने लगेंगे? फोटो करंट बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है उसके अंदर का? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी मतलब क्या? पावर पर यूनिट एरिया पे कितना होता है, पर यूनिट टाइम पर कितना है ना, कितनी ज्यादा एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही हमारी इंटेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इंटेंसिटी करंट को बढ़ा सकती है पर उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को नहीं बढ़ा सकती, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ साथ आप ध्यान रखना। आगे बढ़ो। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला करते हैं। सबकी अलग अलग इंटेंसिटी है, देख रहे ये इंटेंसिटी ज्यादा वाली है, ये थोड़ी कम इंटेंसिटी है ना, ये थोड़ी और कम इंटेंसिटी है, लेकिन सबका कॉमन क्या है बताओ? सबका कॉमन क्या है बताओ? कॉमन स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कॉमन स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका कॉमन आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, सबका कॉमन पोटेंशियल क्यों आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें याद है हमारे पास जो, अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो यार कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, जबकि सबकी इंटेंसिटी कैसी है? अलग अलग है, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है। तो तुम बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी नॉट, ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है। तो तुम्हें पता चला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटेंसिटी किसको अफेक्ट नहीं कर सकती? इंटेंसिटी कैन नॉट अफेक्ट क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। तो तुम बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़े ही नहीं तो इसका मतलब सर ये ईवी नॉट, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है ईवी नॉट, इसका मतलब ईवी नॉट कांस्टेंट हो गया। हाँ कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब वी बाई ई भी कांस्टेंट होता है, तो ईवी नॉट भी कांस्टेंट हो गया जी, बिल्कुल हो गया। इसीलिए क्योंकि क्योंकि इंटेंसिटी किसको नहीं बढ़ाती? काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। तो ये याद रखना, पॉइंट पूछेंगे आपसे, ये पॉइंट पूछेंगे तो क्या पूछेंगे भाई? इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रखी गई है? याद रखना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी गई है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखा गया है? कांस्टेंट। और यहां पर क्योंकि तुम इंटेंसिटी से चाहे कुछ भी कर लो, अगर सबकी स्पीड अगर सेम रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। तो करंट अलग अलग आएगा, करंट ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट आ रहा है, पर रुक सारे जाएंगे, स्टॉप सारे एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, क्योंकि सबकी स्पीड कैसी थी? सेम ही थी, क्योंकि स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकती। एक और देखो ऐसा ही ग्राफ है सेम, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबका सेचुरेशन तो सेम है, सबका सेचुरेशन तो सेम है, लेकिन इस वाले में सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। V3 की पोटेंशियल ज्यादा है, V2 की थोड़ी कम है, और V1 की और कम है। तो तुम्हें दिख रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी वाइज भी ये फ्रीक्वेंसी वाइज है, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये फ्रीक्वेंसी जो 3 का है वो ज्यादा है, फिर 2 का है, फिर 1 का है, ठीक है। 3 की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये है ना थोड़ी ज्यादा है। अब मुझे बताओ जरा यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने किसको बढ़ा दिया बताओ? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या बढ़ गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो तुम्हें पता ही है वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। तो वी रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ, है ना, पोटेंशियल टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो क्या दिमाग में बैठा लूं? दिमाग में बैठा लूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके ऊपर? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाती है लेकिन क्या नहीं बढ़ा पाती? उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा पाती। ठीक है, तो ग्राफ है, ग्राफ में थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी बताता चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। आगे देखिए ये वाला ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारी आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर ग्राफ बनाई जाती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपको याद है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट, है ना। इसका भी अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया था खोल के, है ना। अगर स्टॉप ईवी नॉट कर लो इसको, एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच वी नॉट अपॉन में ई माइनस का डब्ल्यू नॉट अपॉन में ई। यही हमारा आइंस्टाइन की इक्वेशन है।
है ना, ये क्या है हमारा आइंस्टाइन, ठीक है ना, ये हमारा, जस्ट मिनट मच्छर बैठ गया क्या, तो अगर मैं इसकी आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, एक मिनट इसको मैं हटा ही देता हूं, हाँ, अब ठीक है ना, आइंस्टाइन्स इक्वेशंस लिखना चाहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तो यही तो है, उसी से ये ग्राफ बनाई गई है। अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं नीचे की तरफ ऐसे करके इधर, तो ये हमारा W नॉट अपॉन में E आ जाता है। इसी को थोड़ा और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दो, माइनस का W नॉट अपॉन में E, ये 1 है ये 2 है, जिसका याद रखना ये वाली स्टॉपिंग पोटेंशियल में देख सकते हो कि ये वाली फ्रीक्वेंसी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दो अलग अलग मेटल, एक मेटल ए है एक मेटल बी है। तो तुम्हें अगर तुम इसमें देखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, जिसका नीचे की तरफ ज्यादा वाई इंटरसेप्ट होगा ना, उसका क्या ज्यादा होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो इसका है लेस वर्क फंक्शन, और इसका क्या है बताओ, मोर वर्क फंक्शन। दोनों में से आप देख सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये ग्राफ रहता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ही बनाया जाता है, सारा ग्राफ जो बनाया गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ही बनाया गया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये हमारा एटम वाले ग्राफ से बनाया हमने वो ग्राफ, इसमें देखो जरा क्या है, ये ग्राफ दिखा रहा है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या दिखा रहा है, जो हमने रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का ही ग्राफ है ये कह रहा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड और स्कैटरिंग एंगल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्कैटरिंग एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़े एंगलों पे पार्टिकल कम है और छोटे एंगलों पर जो दिख सकता है आपको पार्टिकल थोड़े से ज्यादा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, देखो जीरो के आसपास के पार्टिकल है ना, एकदम जीरो में तो खैर नहीं, पर जो सब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, स्टैटिक एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, तो पार्टिकल के नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, पार्टिकल के नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, बनाने के लिए बोल देते भैया। आगे देखो, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी का, एज इट इज लर्न करना है ध्यान से, बनवाने के लिए पूछा जाएगा कि भाई साहब देखो यहां से पहले गया है ना, इधर से ऐसे करके ग्राफ कितनी बार है, 1 2 3, ऐसे गया 1 2 3 बार, फिर उसके बाद आपका इस तरह से ले आता है। इस ग्राफ के अंदर तुमको पता ही है एक वैल्यू डेटा हमें याद रखना पड़ता है, हमारा 30 है 170 है ना, उसके बीच के लिए 30 से पहले वाला में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, फिर उसके बाद 170 के बाद वाले 170 के बाद वालों में क्या होने लगता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और बाकी बीच में स्टेबल रहते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, ये आयरन रहता है, सबसे ज्यादा ये ऊपर वाला जो रहता है ना, ये वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई को बोले कि बताना जरा इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई वो आयरन का, ये वाला आयरन का 56 वाला आयरन का, करीबन कितनी होती है इसकी भी डिटेल में 8.75 के आसपास होती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर मैं इस आयरन के इधर देख लूं, आयरन के इस तरफ चलूं, इधर चलूं इधर, तो इधर किसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इधर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। 170 के बाद होती है वैसे तो, 170 के बाद समझा करो, है ना, ये सारे जो है ना a ग्रेटर देन 170 के बाद की बात करना, 170 के, और इसके इस तरफ है, और इधर जो है 30 से नीचे वाले जो ए जो होंगे हमारे 30 से नीचे वाले, उसमें क्या रहेगा, इसमें फ्यूजन होने के चांसेस रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, और इधर न्यूक्लियर फ्यूजन, बाकी बीच में स्टेबिलिटी के आसपास रहते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। 30 से नीचे न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन पे हो रहा है, ए ग्रेटर देन 170 से अगर जा रहे हो तो फ्यूजन होने लगेगा, फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगेगी, बाकी जो उससे बीच में रहेंगे वो स्टेबल रहेगा, और मोस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, तो ग्राफ का ये नेचर याद कर लो दोबारा से भाई, गया यहां से 1 2 3, फिर ये ऐसे नीचे चले जाएगा, फिर ग्राफ नीचे आ जाएगा हल्का सा, फिर यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप है 2 3, लिथियम है 6, नाइट्रोजन 14, हीलियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, पर हाइड्रोजन से कहा गए, मैं ना इसको एक बार इरेज भी कर देता हूं, थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा आपको, ये देखो आप,
देखो पहले क्या किया, यहां से मैं चलता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम नीचे, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन का नीचे आइसोटोप, फिर उसके बाद ग्राफ ऐसे डाउन की तरफ। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आ सकता है एग्जाम में, है ना, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक ये भी ग्राफ है, ये भी देख लो, बाइंडिंग एनर्जी हमारा कर्व होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि एक ना मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे पास लेवल आ सकती है, तो इसमें जो ये करीबन 0.85 के आसपास होती है, 0.8 के आसपास मान के चलो, अभी फर्मी एफएम होता है हमारा। ये क्या होता है कि इससे पहले पहले थोड़ा अट्रैक्शन रहता है, इससे पहले पहले क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, और इसके बाद क्या डोमिनेट कर जाता है, रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी किसी दो चीजों के बीच की जो होती है, वो एक डिस्टेंस तक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, ठीक है, 0.8 नहीं बच्चे, मैंने यहां पर 0.2 0.2 0.2 एफएम के आसपास, ठीक है। अब 0.2 के आसपास रहता है, तो क्या होता है कि अगर इससे पहले पहले है तो उन न्यूक्लियोनों के बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, पर उसके पास ज्यादा आ जाएंगे तो फिर क्या करेगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो एक लिमिट रहती है कि यहां तक अट्रैक्शन एनर्जी घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है मिनिमम, लेकिन उससे ज्यादा ही पास आ जाओगे तो दूर भाग जाओगे। ऐसा नहीं होता कई बार कि हम किसी के, कोई हमें शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे हमें अच्छा लगता रहता है, और अच्छा लगता रहता है, और अच्छा लगता रहता है, बाद में पता चलता है यार इसमें तो बहुत सारी कमियां भी है, तो हम झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों के देखने को मिलता है कि नहीं, जो तुम समझ रहे हो ना, वही मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। वही बात है, पहले पास आएंगे अच्छा लगेगा, फिर लड़ाई झगड़ा, है ना, तो ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा हम साइंस वाले हैं, समझ जाते कब कहां पर हमें रुक जाना है। तो यहीं पर अट्रैक्शन, इसके बाद तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई साहब, ये देखो हमारा है ना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, तुम्हें पता ही है, ये ग्राफ जो ऐसे बन के गया है हमारा, ये फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए है। किसके लिए बच्चे, ये फॉरवर्ड बाइजिंग का ग्राफ है, फॉरवर्ड बाइजिंग ग्राफ है। इस वाले वोल्टेज को क्या बोला करते थे, याद है आपको, नी वोल्टेज, और इधर वाले को, इस वाले को क्या बोलते थे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते थे। इसमें ये रिवर्स बाइस के लिए होता है, किसके लिए होता है, रिवर्स बाइस के लिए होता है ना, रिवर्स बाइसिंग के लिए होता है। तो यानी फॉरवर्ड के लिए पहले लगाता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता अचानक से बहुत सारा करंट बढ़ने लगता है, बहुत सारा, फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मैक्सिमम करंट आता रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर अगर बॉन्ड टूट जाए तो बॉन्ड टूटने के बाद ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ ऐसे ग्राफ, ये कहा जाएगा ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज, इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के लिए, ठीक है। आगे देखो, ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है, ये तुम्हें सर्किट डायग्राम दिख रहा है हाफ वेव का। हाफ वेव में क्या, इनपुट हम पूरा एसी दे रहे होते हैं, लेकिन हमें आउटपुट में देखो आधा आधा ही मिलता है, आधा आधा ही मिलता है ना, ये आधा आधा मिलता है, डीसी मिल रहा है, यहाँ पे नो करंट, इस जगह पे नहीं मिल रहा आपको करंट, इस जगह पर नहीं मिल रहा करंट, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि एक बार ये फॉरवर्ड होता है तो हमें मिलता है, जब ये रिवर्स होता है तो हमें नहीं मिलता, फॉरवर्ड में मिलता है, रिवर्स में नहीं मिलता है, ठीक है। इसी में बस हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड और अटैच कर देंगे, अगली स्लाइड में देखो, इस वाले में हमने क्या किया, एक डायोड और अटैच कर दिया, एक और ऊपर एक नीचे, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम आप बना सकते हो बढ़िया से। यहां पर देख सकते हो कि मैंने इनपुट किया ये वाला, है ना, इस इनपुट में चाहे इस ऐसा फॉर्म हो चाहे ऐसा फॉर्म हो, है ना, आपको क्या मिल रहा है, देखो अब आपको हर बार करंट मिल रहा है, लेकिन ध्यान देना, एक बार मिल रहा है D1 से, एक बार मिल रहा है D2 से, एक बार मिल रहा है D1 से, एक बार मिल रहा है D2 से। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां पर फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है, मान लो यहां प्लस बन गया, यहां माइनस बन गया, तो यहां प्लस बना तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड, और ये रिवर्स, तो तुम्हें D1 से करंट मिल जाएगा, D2 से नहीं मिलेगा। अगले ही टाइम में, क्योंकि एसी करंट दे रहे हैं इनपुट में, चेंज होता रहता है, ये माइनस है और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एक बार कोई फॉरवर्ड होता है, एक बार रिवर्स होता है, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको करंट मिलता जाता है, मिलता जाता है, तो उसको बोलते हैं फुल वेव, इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव बोलते हैं। आई बात समझ में, और यही आखिरी है ना, द एंड कर दिया, सारे ग्राफ ले लिए बच्चे, सारे ग्राफ ले लिए, एक एग्जैक्टली वही ग्राफ उठा लिए, कुछ एनसीईआरटी से वो नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के दे दिया आप लोगों को, ये ग्राफ कर लेते हो तो ग्राफ से आपका कंसेप्ट भी ठीक हो गया होगा, आई होप, है ना, अच्छे से पढ़ भी लेना इसको, और ग्राफ के साथ साथ कंसेप्ट भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया, फॉर्मूला रिवीजन भी हो गया, तो एक से मल्टीटास्क हो गया, ये आपकी प्रिपरेशन बहुत हेल्प करेगा। ओके, प्रिपरेशन कैरी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड लक।